हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्लास होने वाली है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, उसमें फर्स्ट वाली क्लास पार्ट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया था एंड ये पार्ट नंबर सेकंड है। देखो, हम एक पार्ट में एक टॉपिक को पूरे को कंप्लीट करते हैं, तो पार्ट नंबर फर्स्ट जो आया था उसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एंड ये पार्ट नंबर सेकंड है। और इस पार्ट नंबर सेकंड में भी हम एक पूरा के पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि आ, एक तो इसमें फेस नहीं दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात कि आप जब भी क्लास को देखें थोड़ा जूम कर लें ताकि बेजल्स ना देखें। जो बेजल्स आपको दिख रहे हैं ऊपर ब्लैक कलर के और नीचे भी शायद थोड़े से, तो थोड़ा सा अपनी क्लास को क्या कर लें, जूम कर लें। जैसे ही आप जूम कर लोगे तो ये बेजल्स आपको नहीं दिखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और क्लास की क्वालिटी में भी शायद ठीक होगी। अगर कहीं पर कम लगे तो आप क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लें, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो ये 12th क्लास के लिए होने वाली है सीरीज, हमने स्टार्ट की थी 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो चलिए, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक के बाद में, और हमारा ये टॉपिक है गोरबचाव एंड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन की। गोरबचाव और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए भी क्लास है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों, टॉपिक पढ़ने से पहले, कि भाई ये गोरबचेव कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, हम जान रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई ये गोरबचेव कौन है। तो देखो बच्चों, सिंपल बात कि भाई ये क्या था, एक रूसी और सोवियत राजनेता था। क्या था, एक रूसी और सोवियत राजनेता था, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आगे बात करें, इन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता के रूप में काम किया। किसके रूप में काम किया, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता, अंतिम लीडर के रूप में इसने काम किया था। जो गोरबेचेव था, या जो गोरबाचेव था, ठीक है, स्टार्टिंग में ये मार्क्सवाद और लेनिनिज्म का और लेनिनवाद का क्या करता था, पालन करता था। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में सामाजिक लोकतंत्र की ओर ये बढ़ गए, ठीक है। आप इमेज देख सकते हो इनका, आपने यहाँ पे इमेज लगा दिया है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। मैखिल गोरबाचेव, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया है भाई कि ये क्या थे, सोवियत और रशियन पॉलिटिशियन थे एक, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको आज याद रखनी है कि ये जनरल सेक्रेटरी थे किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के। ये जरूर आपको याद रखना है, ये जनरल सेक्रेटरी थे किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के, ठीक है। इतना इतना याद रखना आप। अब हमने जो यहाँ पर देखा था बच्चों कि भाई ये लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म, मतलब मार्क्सवाद और लेनिनवाद का पालन करते थे, ये हमने यहाँ पे देखा था। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, भाई मार्क्सवाद क्या होता है, लेनिनवाद क्या होता है, वो सारी बातें। चलिए, ये रहा। देखो सिंपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, वैसे ये इंग्लिश और हिंदी में हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप एक बार देख लेना, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि भाई होता क्या है। देखो सिंपल बात, सोसाइटी में दो प्रकार के ग्रुप हैं। कितने प्रकार के ग्रुप हैं सोसाइटी में, दो प्रकार के ग्रुप होते हैं सोसाइटी में। एक एक्सप्लॉइटर, एक होता है एक्सप्लॉइटर, शोषक, जो एक्सप्लॉइट करने का काम करता है, शोषण करने का काम करता है। और एक होता है हु इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड, जिसका शोषण हो रहा होता है। मतलब एक तो क्या होता है जो एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, ठीक है, जैसे कि इलीट क्लास के लोग जिनको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है जिनका शोषण हो रहा होता है। हिंदी में एक्सप्लॉइटर को शोषक बोलते हैं और हु इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड, जिसका शोषण हो रहा है, उसको शोषित बोलते हैं। तो भाई मार्क्सवाद को, लेनिनिज्म को फॉलो करने वाले लोगों का मानना होता है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी जिनका शोषण हो रहा है, ये सभी मिलकर के क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सभी मिलकर के रेवोल्यूशन करेंगे। और रेवोल्यूशन ऐसा करेंगे कि जितने भी एक्सप्लॉइटर हैं उन सभी की पूरी संपत्ति पर ये क्या कर लेंगे, अपना कब्जा स्थापित कर लेंगे और वन पार्टी सोशलिस्ट सिस्टम को स्टेब्लिश कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वन पार्टी सोशलिस्ट सिस्टम को ये स्टेब्लिश कर लेंगे। तो याद रखना है कि भाई अगर कभी कोई पूछे आपसे कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म क्या होता है, तो बता देना कि भाई सोसाइटी में दो प्रकार के ग्रुप हैं, एक एक्सप्लॉइटर और एक हु इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, एक शोषक, एक शोषित। और जिनका शोषण किया जा रहा है वो सब मिलकर के रेवोल्यूशन करेंगे, क्रांति लाएंगे। और इस क्रांति के द्वारा जो शोषण कर रहे हैं एलीट क्लास, बड़े
अपन बोल सकते हैं अमीर लोग उनकी संपत्ति पर गरीब लोग क्या कर लेंगे, अपना आधिपत्य जमा लेंगे, जिनका शोषण किया जा रहा है वो, ठीक है। और वन पार्टी सोशलिस्ट सिस्टम की स्थापना कर देंगे, एक दलीय समाजवादी पार्टी की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बताया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बताया है कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म क्या होता है, ये हमने यहाँ पे बताया। मार्क्सवाद और लेनिनवाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सर्वहारा वर्ग मतलब क्या होता है, सर्वहारा वर्ग मतलब होता है जिसका शोषण किया जा रहा है, ठीक है, वो देख लेना आप, यहाँ पे भी लिख दिया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, हाईलाइट कर दिए सारी चीज़ें, कंप्लीट है। चलिए अब आते हैं हम हमारा पहला टॉपिक बुक का, देख लो, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। चलिए बुक का जो हमारा सेकंड वाला टॉपिक है, इसमें जो पहला वाला पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं। देखिए, माइकेल गोर्बाचेव हु हैड बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। देखिए हमने अभी अभी देखा है कि भाई जो माइकेल गोर्बाचेव था, एक मिनट, चलिए हमने अभी अभी देखा है बच्चों कि जो माइकेल गोर्बाचेव था वो क्या था, हेड था किसका, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि सोवियत संघ की पार्टी है 1985 में। ये बात मैंने आपको यहाँ पे ही बताई थी, देखो ये बात ये बात जो मैंने सेम अभी आपको बताई थी कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। तो गोर्बाचेव क्या था, जनरल सेक्रेटरी था किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि सोवियत यूनियन की थी 1985 में, ठीक है। यहाँ ये जनरल सेक्रेटरी बना। आगे देखो, सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, और गोर्बाचेव चाहता क्या था कि भाई इस सिस्टम में क्या लाने चाहिए, सुधार लाने चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पर आगे बताऊंगा, एक मिनट रुको। आगे देखिए, रिफॉर्म वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर, और बोला गया है कि भाई यूएसएसआर में रिफॉर्म की काफी जरूरत थी। यूएसएसआर में किसकी जरूरत थी, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इधर। चलिए अब ठीक है, तो देखो, सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में क्या है बच्चों, रिफॉर्म की काफ़ी ज़रूरत थी, सुधार की बहुत ज़रूरत थी। रिफॉर्म वाज नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर एवरीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। देखो बोला गया है कि सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, गोर्बाचेव ने क्या सोचा कि भाई इस सिस्टम में, सोवियत यूनियन की इस व्यवस्था में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। रिफॉर्म वर नेसेसरी, सुधार बहुत जरूरी है। कीप टू यूएसएसआर, यूएसएसआर में एवरीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। क्योंकि देखो बच्चों, हो क्या रहा था कि भाई वेस्ट में क्या हो रहा था, एक तो टेक्नोलॉजिकल और एक इंफॉर्मेशन, इनसे संबंधित काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, काफ़ी विकास हो रहा था। तो गोर्बाचेव ने सोचा कि भाई ऐसे तो सोवियत यूनियन काफ़ी पीछे रह जाएगा, उस वजह से गोर्बाचेव ने सोचा कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, सुधार करने की जरूरत है, सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, however Gorbachev decision to normalize relation with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effect that neither he nor anyone else intended or anticipated। बोला गया देखो, हाउएवर गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट, कि भाई गोर्बाचेव का डिसीजन जो था उसके द्वारा क्या किया कि संबंधों को नॉर्मलाइज, सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही थी, किसके साथ, वेस्ट के साथ में, एंड और डेमोक्रेटाइज, और इसके साथ साथ में लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की जा रही थी, एंड रिफॉर्म और सुधारों के साथ द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट। अब इन सुधारों के साथ क्या हुआ कि भाई सोवियत यूनियन में बहुत सारे प्रभाव भी पड़े, दैट नाइदर ही नॉर एनीवन, जिसके बारे में कोई नहीं अंदाजा लगा पा रहा था, नॉर एनीवन एल्स इंटेंड और एंटिसिपेटेड, जिसकी परिणतियों, रिजल्ट्स, जिसकी परिणतियों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं चलो पहले पूरा पढ़ा लेता हूँ इस पैराग्राफ को, देन उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। अब क्या किया कि भाई जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज की बात अपन ने जब कल की थी, कल वाली क्लास में, तो ये 15 कंट्रीज क्या कर रही हैं, ये अपनी खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ में और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ में क्या कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, विद्रोह कर रही हैं। देखो बच्चों, अब मैं इस पूरे को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने के लिए आप आइए इधर, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सिंपल बात कि भाई, एक मिनट, चलिए देखिए सिंपल बात, सबसे पहले हमने कल वाली क्लास में देखा कि भाई सोवियत यूनियन यूएसएसआर बना,
ठीक है, 15 कंट्री जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, इन कंट्रीज को मिला लिया इसने, ठीक है। और इन पर कंट्रोल भी किसने कर लिया, सोवियत यूनियन ने कर लिया, ठीक है, कंट्रोल। यहाँ तक हमने कल वाली क्लास में देखा था। अब आगे हो क्या रहा है कि धीरे 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 हमने देखा था कि यहाँ पे एक पार्टी आती है, ठीक है, और उस पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, हमने कल देखा था कि भाई इस कम्युनिस्ट पार्टी में ना तो ऑपोजिशन को कोई जगह है, ठीक है। इसके अलावा इस कम्युनिस्ट पार्टी में हमने देखा था कि इस कम्युनिस्ट पार्टी में ऑपोजिशन को भी जगह नहीं है और कोई अदर पॉलिटिकल ग्रुप के लिए भी नहीं है, अदर पॉलिटिकल ग्रुप के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गई, परेशान हो गई, किससे, कम्युनिस्ट पार्टी से। तो हमने देखा था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ने आगे जाकर के क्या किया कि जैसे ही इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा किया, मतलब शासन, प्रशासन, कि भाई प्रशासन को जैसे ही इसने बढ़ाया, किसने, ईस्ट यूरोपियन जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जैसे ही प्रशासन को बढ़ाया, तो फिर क्या हुआ कि भाई जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका जीवन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। अब इनका जीवन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, तो अब ये क्या करेंगे बच्चों, प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, विद्रोह स्टार्ट करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन अब आता है गोरबचाव। गोरबचाव चाहता है कि नहीं भाई, सोवियत यूनियन जैसे कि जैसे बना रहे। गोरबचाव क्या चाहता है कि सोवियत यूनियन जैसे कि जैसे बना रहे। तो ये क्या चाहता है कि सोवियत यूनियन में क्या होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, क्या होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, ये ऐसा चाहता है बच्चों, ठीक है। अब इस सुधारों के लिए काफ़ी बोलता है कि भाई सुधार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वेस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल और इन्फॉर्मेशन रूप में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। और अगर सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं हुआ तो सोवियत यूनियन तो काफ़ी पीछे रह जाएगा, इसका ऐसा कहना था बच्चों, ठीक है। तो ये सारी बात अभी तक अपन ने देखी। इसी के साथ साथ में ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो जाती हैं अब नाराज और स्टार्ट कर देती हैं क्या, प्रोटेस्ट। और किस किस के खिलाफ में प्रोटेस्ट करती हैं, एक एक तो एक खुद की सरकार, ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जो सरकार देख रही होगी, 15 कंट्रीज में। इसके अलावा जो सोवियत कंट्रोल था इनके ऊपर, इस सोवियत कंट्रोल के लिए क्या करने लगते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। मैंने आपको रफली एक बार ये अच्छे से समझा दिया, एक बार देख लें आप पूरा की पूरा, कल से लेके आज तक भाई हुआ क्या क्या है, ठीक है। ये आज का बता दिया मैंने यहाँ तक। अब वापस चलते हैं अपन अपने इधर, देखिए। अब आइए इधर, हमने ये भी लिख दिया इधर, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये रहा देखो कि भाई जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मैं एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको, चलिए, कि भाई जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पार्ट हैं किसका, सोवियत ब्लॉक का। हमने देखा था भाई 15 कंट्रीज थी ये, ठीक है। अब इन पर जो कंट्रोल है बच्चों, इन पर जो कंट्रोल है वो भी किसका था, सोवियत ब्लॉक का कंट्रोल था इन पर, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्हीं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने क्या कर दिया था, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था बच्चों, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, एक तो खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और एक सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट में, ठीक है। ये बात मैंने अभी बताई थी आपको। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ है बच्चों कि भाई अंडर द गोरबचेव नॉट इंटरफेरेंस, कुल मिलाकर के सोवियत ब्लॉक ने क्या नहीं किया, इस बार ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया। गोरबचेव के लीडरशिप में सोवियत ब्लॉक ने इन सब मामलों में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया। अब धीरे धीरे क्या होती है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, कोलैप्स हो जाती है। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक सारा की सारा, ठीक है। आपको मैंने इधर भी पढ़ा दिया बुक में, इधर भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो, ये पूरा की पूरा, ठीक है। और मैंने इधर रफली भी आपको अच्छे से ये समझा दिया है बच्चों, अगर आप ये देखना चाहो। बाकी ये थोड़ी राइटिंग ख़राब है क्योंकि अभी जस्ट लिखी है, तो उस वजह से शायद ऐसा हो सकता है। चलिए वापस चलते हैं अपन, अब इधर बुक पर आ जाते हैं वापस। देखिए बच्चों, चलिए देखिए, unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred and the communist regime, regime मतलब शासन होता है, collapsed one after another। वही बात जो मैंने आपको इधर बताई थी अभी यहाँ पर, कि धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, कोलैप्स हो जाती है एक के बाद एक करके, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो।
चलिए बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखो ध्यान से, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा जी। चलो, दिस डेवलपमेंट मैं हाईलाइट करता चलता हूँ। देखिए, दिस डेवलपमेंट वर accompanied by a rapidly scanting crisis within the USSR that hastened its disintegration। सिंपल बात है कि भाई इन सब घटनाओं के साथ साथ में यूएसएसआर के अंदर भी क्या हो रहा था, बहुत बड़ा संकट आ रहा था। ठीक है, अब मतलब अपन ने देखा कि भाई यूएसएसआर में बाहर तो संकट चल ही रहा है, लेकिन अंदर भी क्या हो रहा था बच्चों, अंदर भी क्राइसिस आ रहा था। और उस क्राइसिस की वजह से जो डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस थी यूएसएसआर की, वो डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस क्या हो गई अब, और तेज हो गई। क्या हो गई, ये डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस और तेज हो गई। मतलब अब और प्रोटेस्ट होने लगा था, पहले तो बाहर ही हो रहा था, अब अंदर भी प्रोटेस्ट होने लगा है। ठीक है, आगे देखिए, गोरबचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज, कि भाई गोरबचेव ने क्या किया, अपनी पॉलिसीज प्रारंभ की, स्टार्ट की, ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, वो भी किसके लिए, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए। ठीक है, डेमोक्रेटिसाइजेशन विद इन द कंट्री, और इसके साथ साथ में भाई जो लोकतंत्रीकरण की पॉलिसीज थी सारी की सारी, मतलब कुल मिलाकर के देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए गोरबचेव ने एक तो आर्थिक और एक राजनीतिक जो नीतियां स्टार्ट करी थी उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। मतलब जो सुधार स्टार्ट किए थे उनके बारे में बात की गई है। द रिफॉर्म वर अपोज्ड बाय लीडर विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन बच्चों गोरबचेव जितने भी ये सुधार या जितनी भी पॉलिसीज की बात कर रहा था उन सबको अपोज किया जा रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया हो, आप इधर आइए, इधर तो आएगा ही आएगा बच्चों। चलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो कि भाई हो क्या रहा था, जो सोवियत यूनियन है, ध्यान से देखना आप, जो सोवियत यूनियन है इसमें रिफॉर्म लाना चाह रहा था कौन, गोरबचाव। और गोरबचाव अपनी पॉलिसीज में दो प्रकार के रिफॉर्म की सबसे पहले बात करता है, एक तो कौन सा, इकोनॉमिक, और एक कौन सा, मतलब ये दो प्रकार की पॉलिसी लेकर के आता है, एक पॉलिटिकल। इन दो पॉलिसीज के द्वारा रिफॉर्म की बात करता है, बट इसको अपोज किया जाता है किसके द्वारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको अपोज किया जाता है। अब ऐसा क्यों है, सिंपल बात मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों है भाई। देखो, ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि देखो जब कम्युनिस्ट पार्टी थी किसमें, सोवियत ब्लॉक में, सोवियत यूनियन में, तो कम्युनिस्ट पार्टी, ये सोवियत ब्लॉक, देखो जब कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत ब्लॉक में, तो कम्युनिस्ट पार्टी अपन ने देखा कि भाई ये क्या करती थी, ज़्यादा कंट्रोल करती थी। क्या करती थी, मोर कंट्रोल, मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती थी। एंड ये क्या करती थी, ऑपोजिशन को कोई जगह नहीं थी बच्चों, एंड किसी अदर पॉलिटिकल ग्रुप को भी कोई जगह नहीं थी, अदर पॉलिटिकल ग्रुप, इसके लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो अब हुआ क्या कि गोरबचेव बात कर रहा है किसकी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की, वो भी देश में कौन सी गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए। अब ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अपन ने जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो किसका पावर होता है भाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो पीपल का पावर होता है, जनता का पावर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जनता का पावर तो चाहती ही नहीं थी, वो तो खुद का, उसका मतलब किसका पावर चाहती थी, ऑन खुद का पावर चाहती थी। समझ पा रहे हो, जब यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से, ऑन, कि भाई ये तो खुद का पावर चाहती थी, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गोरबचाव चाहता था कि भाई लोगों के पास भी अधिकार हो, लोगों के पास भी राइट हो, लोगों के पास भी क्या है, पावर हो थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उस वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो किसका अपोज कर रही है, किसको अपोज कर रही है, ये अपोज कर रही है जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल पॉलिसीज लेकर के आया है गोरबचाव उनको। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा कचरा टाइप का लग रहा होगा आपको ऐसा, बट आपने अगर धीरे धीरे प्रोसेस फॉलो किया होगा तो मैं भी आपको अच्छे समय में आ गया होगा। चलें आगे, बाकी आप बुक से तो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, बुक तो हमने यहाँ पे लगा दिया, उसका तो कोई इशू है ही नहीं। ये लो, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने कर ही दिया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पैरा पर। देखो
ओके, देखिए अ कूप टुक प्लेस, अ कूप टुक प्लेस मतलब होता है तख्ता पलट, बदल देना। ठीक है बच्चों, अ कूप टुक प्लेस इन 1991 दैट वाज इनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। बोला गया हार्डलाइनर्स मतलब होता है बच्चों गरमपंथी नेता। क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं अपन, हार्डलाइनर्स गरमपंथी नेता होते हैं। तो आप ऐसा करो, पहले यही समझ लो बच्चों। इधर आओ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है, देखिए। चलिए देखो, ठीक है। देखिए कि भाई जो इंडियन पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति है, वो दो भागों में बटी बच्चों। कितने भागों में? दो भागों में। एक मॉडरेट ग्रुप और एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ठीक है, मॉडरेट ग्रुप नरम दल बोलते हैं हिंदी में, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को गरम दल बोलते हैं बच्चों। ठीक है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें कि जो मॉडरेट ग्रुप है, ये दोनों क्या करते हैं बच्चों? ये दोनों ग्रुप सरकार से अपनी अपनी डिमांडों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गवर्नमेंट से अपनी अपनी डिमांडों की बात करते हैं। तो जो मॉडरेट ग्रुप है वो गवर्नमेंट से अपनी डिमांड को मनवाने के लिए नॉन वायलेंस का, अहिंसा का सहारा लेते हैं। मतलब कि मॉडरेट ग्रुप या नरम दल, समझ में आ रहा है नरम दल वर्ड से, कि भाई ये जो मॉडरेट ग्रुप है गवर्नमेंट से अपनी डिमांड की बात तो करते हैं, बट नॉन वायलेंस, कि भाई हम क्या नहीं करेंगे? हम हिंसा नहीं करेंगे, मारपीट, दंगा, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं करेंगे। हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। समझ पा रहे हो? हम काम तो करेंगे, बट कैसे करेंगे? पीसफुली, शांति के साथ काम करेंगे। हमारे द्वारा लिए गए किसी एक्शन से किसी को नुकसान नहीं होगा, इनका ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। बहुत अच्छे एग्जाम्पल क्या है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब चलते हैं उधर। देखो, अब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की बात करें तो ये भी सरकार से अपनी डिमांड की बात करते हैं, दोनों ही सरकार से अपनी डिमांड की बात कर रहे हैं। बट ये कहते हैं कि भाई हमारे द्वारा कभी कभी वायलेंस हो सकता है किसी सरकार, किसी डिमांड को लेकर के। मतलब इनकी किसी डिमांड को अगर सरकार ने नहीं माना, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत वायलेंस या थोड़ा ज़्यादा वायलेंस भी ये अपना लें। ठीक है, और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं हमारे प्यारे भगत सिंह जी। ठीक है यहाँ तक, और चंद्रशेखर आजाद जी, तो ये एग्जाम्पल है। तो अब ये दो प्रकार की बच्चों इंडियन पॉलिटिक्स में ग्रुप बन रहे थे। ठीक है, ये दोनों प्रकार के ग्रुप मैंने आपको बता दिए हैं। मतलब कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वाले लोग कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? हार्ड लाइनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ही मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, इधर लिख देता हूँ, हार्ड लाइनर्स। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ही हार्ड लाइनर्स बोला जाता है। मतलब इनका कहना है कि भाई हम भी सरकार से अपनी डिमांडों की बात करेंगे, बट इसमें क्या होता है, ये थोड़ी बहुत वायलेंस का रूप ले लेते हैं। मतलब थोड़ी बहुत वायलेंस ये कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा भी कर सकते हैं बच्चों। तो लेकिन मॉडरेट ग्रुप वाले कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा काम क्या है? हम कभी भी वायलेंस करेंगे ही नहीं, नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलेंगे, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, इतना याद रखना है। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप समझ पा रहे हो कि सरकार से अपनी डिमांड मनवाने के लिए थोड़ा हिंसा का रूप भी ये ले सकते हैं, वायलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे भैया। ठीक है, ये भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे भैया, बट इनके द्वारा किए गए काम में किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इनका प्रिंसिपल है, इनके द्वारा किए गए बड़े सोशल वेलफेयर में कुछ कभी कभी थोड़ी बहुत नुकसान उठाया मतलब देखने को मिल सकता है। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो अब आइए वापस बुक पर। चलिए अब वापस चलते हैं। तो भाई बोला ये कि जो तख्ता पलट हुआ था 1991 में, उसको इनकरेज किया था किसने? कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेडलाइनर थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला कि हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तख्ता पलट हो गया, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, द पीपल हैड टेस्टेड freedom why then and did not want to old style rule of the communist party। लेकिन हुआ क्या बच्चों, इससे पहले ही लोगों ने क्या कर लिया? आज़ादी का स्वाद चख लिया था। देखो यहाँ पर, लेकिन हुआ क्या भाई कि इससे पहले ही लोगों ने क्या चख लिया बच्चों? द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम, कि लोगों ने इससे पहले ही आज़ादी का स्वाद चख लिया था। वाई देन डिड नॉट वांट टू ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और ये बिल्कुल जी पुराने स्टाइल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि भाई कम्युनिस्ट पार्टी में तो बच्चों देखो, ना तो अपोजिशन के लिए जगह है, ना ही किसी प्रकार के अधिकार हैं, वो तो खुद की पावर जमाना चाह रही थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो लोगों को जब फ्रीडम का मतलब पता चला, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पता चला, गोरबाचोव ने कुछ रिफॉर्म लेकर के आया, उसके बाद लोग क्यों जाना चाहेंगे भाई कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में? ऑब्वियसली बात है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट है सब कुछ। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। देखो,
अब एक और लीडर के बारे में जानना पड़ेगा बच्चों आपको, जिनका नाम है बोरिस येल्त्सिन। क्या नाम है जिनका? बोरिस येल्त्सिन। और ये बोरिस येल्त्सिन बच्चों रूस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बच्चों। क्या थे ये? रूस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। हमने यहाँ पर लिख दिया, जरा ये अब बोरिस येल्त्सिन 1 फरवरी 1931 से लेकर के 23 अप्रैल 2007 तक। ठीक है, ये क्या थे बच्चों? रूस के प्रेसिडेंट थे पहले। क्या थे बच्चों? ये रूस के पहले प्रेसिडेंट थे, इतना याद रखना है। इनके जीवन काल के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है बच्चों। चलिए, कंप्लीट है, तो इनका नाम याद रखना है, भूलना नहीं है बच्चों। ठीक है, अब बोरिस येल्त्सिन जो थे बच्चों इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग द कूप। और बोला गया कि देखो, कम्युनिस्ट पार्टी के हेडलाइनर तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो तख्ता पलट किया है 1991 में वो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बोरिस येल्त्सिन हैं, जो कि रूस के पहले प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इस तख्ता पलट की बहुत बुराई करी। अब जब इन्होंने बुराई करी तो वहां के लोगों को बड़ा सही लगा कि यार एक नेशनल हीरो तो है कम से कम जो सच सही बात कह रहा है। ठीक है, बाकी सरकार तो, कम्युनिस्ट पार्टी तो ये कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक नेशनल हीरो उभर करके आया है बोरिस येल्त्सिन, जो कह रहा है कि नहीं भाई ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप देख सकते हो। आगे देखो बच्चों, द रशियन रिपब्लिक वर वेयर येल्त्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन। अब क्या हुआ कि जैसे ही भाई लोगों को पता चला कि एक नेशनल हीरो उभर करके आया है बोरिस येल्त्सिन, तो फिर क्या हुआ, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। और बाद में जब इलेक्शन हुए यहाँ पर इस गणराज्य में, रशियन रिपब्लिक में, तो फिर क्या हुआ बच्चों की इलेक्शन जीत गया। समझ गए यहाँ तक? और वो भी अच्छी तरीके से पॉपुलरली रूप में इलेक्शन जीत चुके थे बच्चों। आगे देखो, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। आगे देखो बच्चों, विगेन टू सेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। और बोला गया है बच्चों कि देखो इसने, अपन बोल सकते हैं कि इसने क्या किया, लोकतांत्रिक मतलब पॉपुलरली रूप में क्या जीत लिया था बच्चों, इलेक्शन जीत लिया था। न कि केंद्रीयकरण नियंत्रण को झटका लगा। इससे क्या हुआ बच्चों कि जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था उसको बड़ा धक्का सा लगा। उसको लगा यार ये कैसे हो गया, मतलब ये जीत कैसे गया। ठीक है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल था, मतलब अपन बोल सकते हैं जो केंद्रीकृत नियंत्रण था पूरी कंट्रीज पर, उनको बड़ा धक्का लगा, यार ये तो थोड़ा गलत हो गया, उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। पावर विगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक। और बोला गया है कि वो जो शक्ति थी विगेन टू शिफ्ट, वो शिफ्ट हो गई थी बच्चों सोवियत सेंटर से कहाँ पर, रिपब्लिक्स की तरफ, गणराज्यों की तरफ। मतलब अब धीरे धीरे शक्ति कहाँ जा रही है बच्चों, सोवियत सेंटर मतलब सोवियत केंद्र है वहां से जा रही है पावर धीरे धीरे कहाँ, रिपब्लिक्स की तरफ जा रही है, गणराज्यों की तरफ जा रही है बच्चों, स्पेशली इन द मोर यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। और अगर मुख्य तौर पर बात करें कि पावर ट्रांसफर कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है बच्चों यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, कि भाई सोवियत यूनियन का जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी तरफ ये पावर ट्रांसफर होने लगती है अब जा करके। समझ पा रहे हो? विच सा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, चलिए ओके, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लेना। चलो, विच सा देमसेल्व एज सॉवरेन स्टेट, कि भाई जो अपने आप को एज ए सॉवरेन स्टेट के रूप में जानते हैं, जो अपने आप को सॉवरेन स्टेट के रूप में मानते हैं, अब सीधी की सीधी पावर किधर, उनकी तरफ ट्रांसफर होने लगती है। ठीक है, कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं, ये लो। चलो अब देखो, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। अब बोला गया है बच्चों कि भाई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक मतलब अपन बोल सकते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जितने भी थे, ठीक है, वो डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ इसको, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, बोला गया है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे बच्चों, डिड नॉट आस्क, वो नहीं पूछ रहे थे फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बारे में, एंड वांटेड, और चाहते थे, टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन, कि भाई सोवियत फेडरेशन बचा रहे। क्या बचा रहे? सोवियत फेडरेशन बचा रहे, भाई आज़ादी के बारे में ये नहीं बात कर रहे थे। इन दिसंबर 1991 और दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन की लीडरशिप में रसिया, यूक्रेन और बेलारूस, याद रखना बच्चों ध्यान से, मैं अलग तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ इनको, रसिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों कंट्रीज, थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। मतलब अपन बोल सकते हैं कि रसिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों बड़े बड़े रिपब्लिक्स ने मिल करके
बता दिया कि ठीक है भैया, अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि भाई सोवियत ब्लॉक बना रहे या तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फिर क्या किया इन्होंने घोषणा कर दी। किस किसने बच्चों, एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखना 12th वाले बच्चे सभी ध्यान दें इधर, कि रसिया, यूक्रेन और बेलारूस ने घोषणा कर दी कि भाई अब क्या हो चुका है, सोवियत यूनियन क्या हो चुका है, सोवियत यूनियन भंग कर दिया गया है। डिसबैंडेड मतलब भंग कर देना, ठीक है। आगे देखो, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंडेड, और इसी के साथ साथ बच्चों सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको भी क्या कर दिया है बच्चों, उसको भी बैन कर दिया है, उसको भी बैन कर दिया है, ठीक है। कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, और बोला गया है बच्चों कि जो कैपिटलिस्ट है पूंजीवादी है एंड लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो हैं बर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, मतलब पूंजीवाद और लोकतंत्र को जो सोवियत ब्लॉक है, सोवियत संघ के बाद के जितने भी रिपब्लिक हैं उनके लिए आधार के रूप में अपनाया जाएगा। ये बात सारी हो चुकी है यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, हमने एक एक लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को कोई दिक्कत आ रही हो, मैं एक बार जूम कर देता हूँ केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, देख लो बच्चों एक बार यहाँ पे आप ये सारी बातें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना तो दिक्कत ज़्यादा रहेगी नहीं, ठीक है बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। ये सारी बातें तो हो गई हैं, आप इसको एज अ पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा बच्चों, अपने टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसको और कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपने अच्छे से। चलिए पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए, द डिक्लेरेशन ऑन द disintegration of USSR and the formation of the Commonwealth of Independent State CIS came as a surprise to the other republics, बोला गया है, एक बार मैं हाईलाइट भी करता चलता हूँ, चलिए, कि भाई द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, कि भाई यूएसएसआर का जो विघटन है, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और बोला गया है कि भाई जो कॉमनवेल्थ का फॉर्मेशन है जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट ने मिलकर के बनाया था, ठीक है, कैम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक्स, ये सारी बातें क्या थी, जो दूसरे गणराज्य थे उनके लिए बड़ी सरप्राइज करने वाली बात थी, और स्पेशली मतलब मुख्य तौर पर टू द सेंट्रल एशियन वन, और मुख्य तौर पर अगर अपन बात करें कि भाई जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, रिपब्लिक्स थे, उनके लिए बड़ी सरप्राइज करने वाली बात थी, ठीक है। आगे देखिए, द एक्सक्लूजन ऑफ दिस रिपब्लिक वॉज एन इशू दैट वॉज क्विकली सॉल्व बाय द मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CSI, देखो बच्चों, और बोला गया है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ शायद, एक मिनट, चलो, बोला गया है द एक्सक्लूजन ऑफ दिस रिपब्लिक वॉज एन इशू दैट वॉज क्विकली सॉल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CSI, इधर भी देख लेते हैं अपन एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, देखिए कि भाई यूएसएसआर के विघटन और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के गठन की घोषणा अन्य राज्य खासकर मध्य एशिया के गणराज्य के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी, मतलब सरप्राइज करने वाली बात थी। इन रिपब्लिक्स का जो बहिष्कार एक ऐसा मुद्दा था जिसे उन्हें CIS का संस्थापक सदस्य बना करके जल्दी से ही हल कर दिया गया, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो रिपब्लिक्स थे इनका जो बहिष्कार एक ऐसा मुद्दा था कि भाई वो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो CIS का क्या बना दिया, संस्थापक मेंबर बना दिया उनको, ये मुद्दा भी सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार इधर देख लेते हैं जो अपना चल रहा था, देखिए इधर, तो बोला गया है बच्चों द एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार ऑफ दिस रिपब्लिक्स, इन गणराज्यों का, वॉज एन इशू, एक मुद्दा था बच्चों, दैट वॉज क्विकली सॉल्व, जिसको जल्दी से सॉल्व कर लिया गया, बाय मेकिंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CSI, और ये कैसे सॉल्व किया गया बच्चों कि भाई इन जो कंट्रीज बहिष्कार करना चाह रही थी उसको क्या कर लिया भैया, CIS का क्या बना दिया, फाउंडिंग मेंबर बना दिया, ठीक है। अब देखो, रसिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, भाई रसिया की बात चल रही थी, ठीक है, तो रसिया ने भी क्या किया बच्चों कि ठीक है, रसिया ने भी क्या किया कि रसिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया था किस चीज को, सक्सेसर, उत्तराधिकार को रसिया ने क्या कर लिया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लो,
रसिया ने भी क्या कर लिया बच्चों, इस सक्सेसर को मतलब उत्तराधिकार को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के मतलब अब सोवियत यूनियन का उत्तराधिकार कौन संभालेगा भाई, अब संभालेगा रसिया, रूस। ठीक है, आगे देखो बच्चों, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और बोला गया है इनहेरिटेड मतलब विरासत में बच्चों, जब विरासत में कोई चीज मिलती है तो उसके लिए वर्ड आता है इनहेरिटेड। तो सुनिए, तो इन इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट, कि भाई रूस है, रसिया को है सोवियत सीट्स मिली थी बच्चों, सोवियत सीट मिली थी किसमें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। किसमें मिली थी बच्चों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मिली थी, और ये विरासत के रूप में मिली थी बच्चों। मतलब जैसे ही सीआईएस का फाउंडिंग मेंबर बनाया गया किसको, रसिया को, ठीक है, तो रसिया ने फिर क्या किया कि भाई जो सक्सेसर था, उत्तराधिकार वाला अधिकार था, उसको एक्सेप्ट कर लिया सोवियत यूनियन के रसिया, सोवियत यूनियन के रसिया ने। ठीक है, अब जैसे ही रसिया ने सोवियत यूनियन के उत्तराधिकार के अधिकार को एक्सेप्ट किया, तो अपने आप ही रसिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत सीट मिल गई, इनहेरिटेड विरासत के रूप में। कंप्लीट बच्चों यहाँ तक, आगे देखो, एंड रसिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। और इसी के साथ साथ में रसिया ने अपना लिया था बच्चों ऑल इंटरनेशनल, सभी अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज, संधियां और कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन के जितने भी कमिटमेंट्स थी उन सबको भी रसिया ने अपना लिया, वो मान गया भाई। ठीक है, इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिजास्टरमेंट मेजर्स विद द यूएस। और बोला गया है कि भाई इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द, मतलब इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, के केवल इसे एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में देख सकते हैं, ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस, पोस्ट सोवियत के बाद में, एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिजास्टरमेंट मेजर्स विद द यूएस। और इसी के साथ साथ में क्या हुआ बच्चों, आप यहाँ पे देखिए, जैसे सोवियत संघ के बाद के क्षेत्र में एकमात्र परमाणु राज्य के रूप में देख सकते हैं, और अमेरिका के साथ कुछ परमाणु निशस्त्रीकरण के उपाय को इसने अंजाम दिया था। पुराना सोवियत संघ इस तरह मर चुका था और दफन हो चुका था। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि देखो, इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, कि इसे एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में देख सकते हैं, ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस, पोस्ट सोवियत स्थान के बाद में या इसके बाद में, एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिजास्टरमेंट मेजर्स विद द यूएस। और इसी के साथ साथ में इसने क्या किया बच्चों, यूएस के साथ में, रशिया ने क्या किया, यूएस के साथ में कुछ परमाणु निशस्त्रीकरण, न्यूक्लियर डिजास्टरमेंट का अभ्यास किया था बच्चों। एंड ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड वरिड। अब बोला गया है बच्चों कि जो पुराना सोवियत यूनियन था बच्चों, अब तो क्या है कि भाई जो सोवियत की जो विरासत है, मतलब सक्सेसर वाला जो अधिकार है वो रशिया संभाल रहा है। ठीक है, तो नया है, लेकिन जो पुराना सोवियत यूनियन था बच्चों वो मर चुका था, दफन हो चुका था, वो मर चुका था और दफन हो चुका था। तो ठीक है, 12th क्लास वाले बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ बच्चों, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो कैसे लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। एक और टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर ये क्लासें आती रहें आपके लिए। ठीक है, मैं भी आपको अच्छे समय में आया होगा, कुछ चीज़ें अगर आपको समय में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको एक्सप्लेन वहाँ पर भी आपको कर दूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये सारा आप क्या कर सकते हो, ये सारा आप PDF डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। ओके, ये सारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। 1 मिनट, चलिए, ये सारी बातें आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर। तो क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर सकें। हमारे चैनल का नाम आपको पता है, मैं फिर से एक बार प्रचार के लिए लिख ही देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं बच्चों, ये लो। तो हमारे चैनल का नाम आप सभी को बताइए बच्चों, कॉन्सेप्ट विद केएस सर। तो क्लास अगर अच्छी लगी है आपको, थोड़ी हेल्पफुल लगी है आपको, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ओके।